अब तुम्हारे पास बदलाव लाने का, अपने जीवन के हालातों में सुधार लाने का एक रास्ता है। यह रास्ता है राजनीतिक कार्रवाइयों और उचित कानूनों का। तुम सरकार को उन सारी चीज़ों के लिए विवश कर सकते हो जो तुम्हें आज तक नहीं मिली हैं। भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा। माला फेरने या प्रार्थना करने की बजाय अब तुम्हें राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहिए। वही रास्ता तुम्हें मुक्ति देगा। यहाँ के बाद टकराव अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच नहीं है, बल्कि अब भारत के उन्नत वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच होगा। उधार या भाड़े पर लिया गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे वर्ग का नहीं है, वह लेश मात्र भी तुम्हारे हितों को नहीं साध सकता। अब तुम्हें ही खुद को आंतरिक फूट से आज़ाद करना होगा और अपने आप को मजबूती से संगठित करना होगा। अभी जो ग्राफिक्स में आप लोगों ने देखा वह वर्ष 1933 में अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण का अंश है। 20 के दशक से ही अंबेडकर अस्पृश्यों की मुक्ति के लिए राजनीतिक कार्रवाइयों को महत्वपूर्ण मानने लगे थे। किसी दूसरे देश में जाकर बसने से लेकर धर्मांतरण तक की अन्य कार्रवाइयों पर चर्चा की, मगर अंत में वे इसी नतीजे पर पहुँचे कि उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अधिकार हासिल करना ही है। 30 के दशक में वह अपनी अधिक से अधिक ऊर्जा अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में लगाने लगे। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कमेटी में अंबेडकर को भी अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वह इकलौते स्नातक डिग्रीधारी अस्पृश्य व्यक्ति थे। कमेटी के सामने दिए अपने बयान में अंबेडकर ने बताया कि हिंदुओं में असली फटाव ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच नहीं है, बल्कि टचेबल और अनटचेबल के बीच है। भारत के संविधान में हर 10 साल में संशोधन की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते वर्ष 1919 की भांति 1928 में एक बार फिर से अंग्रेजों ने कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों से सुधारों पर चर्चा की। इस बार परामर्श वार्ताओं का जिम्मा साइमन कमीशन को सौंपा गया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों की इस उपेक्षा से क्रोधित होकर साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया, मगर मुसलमानों, सिखों एवं अल्पसंख्यकों के संगठनों तथा दलित संगठनों ने इन परामर्श वार्ताओं में हिस्सा लिया। अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से एक ज्ञापन दिया, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल की अपनी पुरानी मांग के स्थान पर अस्पृश्यों के लिए सीटों का कोटा तय करने पर जोर दिया गया और सभी अस्पृश्यों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन के समक्ष पूना में दिए गए अपने भाषण में अंबेडकर ने साफ कर दिया कि अगर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया जाता है तो वह पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के लिए अभियान छेड़ देंगे। आखिरकार साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डिप्रेस्ड क्लासेज के लिए सीटों के आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। दुर्भाग्यवश यह रिपोर्ट कागज़ का पुलिंदा बनकर रह गई, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी तैयारी में कोई हिस्सा नहीं लिया था। फलस्वरूप इस गतिरोध को तोड़ने के लिए लंदन में एक और परामर्श बैठक बुलाई गई, जिसे नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में बुलाया गया, जिसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, अस्पृश्यों के प्रतिनिधि एवं हिंदू महासभा सहित डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की गैर हाजिरी के चलते सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें खुद गांधी को आमंत्रित किया गया। अभी गांधी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया था कि तभी 14 अगस्त 1931 को बम्बई में उनकी मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर से हुई। अंबेडकर ने गांधी से पूछा कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो गांधी ने जवाब दिया कि वह हिंदुओं से अस्पृश्यों की राजनीतिक पृथकता के विरुद्ध हैं। यह कथन पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का स्पष्ट आलोचना था। अंततः गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला लिया। लंदन में हुए इस गोलमेज सम्मेलन में इन दोनों महानुभावों के बीच टकराव और ज़्यादा तीखा हो गया। अंबेडकर और एक अन्य दलित प्रतिनिधि श्रीनिवासन ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों से युक्त पृथक निर्वाचन मंडल की मांग तय कर दी। गांधी ने बेबाक अंदाज में इस योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा, यह योजना हिंदू धर्म में एक विभाजन पैदा कर देगी, जिसकी मैं किसी भी तरह के संतोष के साथ अपेक्षा नहीं कर सकता।
मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं कि अस्पृश्य इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लें, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर हर गांव में ये गुट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हिंदू धर्म का क्या होगा। जो अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं वे नहीं जानते कि भारतीय समाज किस तरह बना है। अगर इस संभावना का प्रतिरोध करने वाला मैं अकेला व्यक्ति भी रह जाऊं, तो भी मैं अपने प्राण तक इसके लिए होम करने में पीछे नहीं है। अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का इतने कड़े शब्दों में गांधी ने विरोध किया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना किसी नतीजे के संपन्न हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हिंदू महासभा ने अन्य अस्पृश्य नेताओं को अपनी ओर जोड़ना शुरू किया और अंबेडकर के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड शीर्षक से एक समझौते की रूपरेखा सामने रखी। इस दस्तावेज में अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दे दिया गया था। प्रावधान ये किया गया था कि अब से अस्पृश्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी होंगे जहां केवल दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। इधर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने के आरोप में पूना की येरवड़ा जेल में थे। उन्हें जैसे ही यह खबर मिली वे अनशन पर बैठ गए। अंबेडकर एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिनका जवाब देने के लिए गांधी को अनशन का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे जानते थे कि अंबेडकर हिंसा के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मैं डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। उनके पास क्रोध करने का पूरा अधिकार है। वह हमारा सिर नहीं फोड़ते तो यह उनके आत्मसंयम का प्रमाण है। अंबेडकर एक ऐसे वकील थे जिन्होंने कभी अपने फ़ायदे के लिए कानून का सहारा नहीं लिया और मार्च 1927 में महाड़ गांव में भी सत्याग्रह को ही अपना कार्य पद्धति बनाया था। जैसे ही गांधी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान किया, गांधी को पूरे देश में समर्थन के संदेश मिलने लगे। यहाँ तक आते आते महात्मा पहले ही देवतुल्य छवि हासिल कर चुके थे, जिसके दम पर वह हिंदू धर्म की भव्य एवं शूद्र परंपराओं को एक दूसरे से जोड़ सकते थे। वह जाति से परे थे और उनका विमर्श अस्पृश्यों सहित ज़्यादातर लोगों को स्वीकार्य था। लाहौर, लखनऊ, कराची और नागपुर में हुई जनसभाओं में अस्पृश्यों ने गांधी के नेतृत्व में अपना आत्मविश्वास मुखर रूप से व्यक्त किया। गांधी के अनशन से पूरे भारत में भावनात्मक उथल पुथल पैदा हो गई थी। गांधी की शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोगी रहे कोदंडा राव इस पूरे घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी थे। कोदंडा राव ने इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ रहे दबाव की तस्दीक करते हुए बताया कि अनशन के 6वें दिन महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में चल रहे हिंदू दलित सम्मेलन, जिसमें अंबेडकर भी थे, आए और जेल के हालात के बारे में बोले। उन्होंने कहा कि पिताजी डूब रहे हैं। पूरे सम्मेलन में वेदना का जो भाव उमड़ा उसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अंबेडकर पूना आए थे मगर वे चिड़चिड़े अंदाज में बोल रहे थे। उनका कहना था कि स्वयं अंबेडकर ही अस्पृश्यों के सच्चे और एकमात्र प्रतिनिधि हैं। महात्मा को यह मानने का कोई अधिकार नहीं है कि वे उनके मुकाबले में अस्पृश्यों के नेता हैं। उन्होंने सनक भरे और थोड़े क्रूर अंदाज में ये भी कहा कि महात्मा कौन होते हैं अस्पृश्यों के अधिकारों के मसले में अनशन करने वाले। वे अनशन क्यों कर रहे हैं? मुझसे बात करने के लिए उन्हें मेरे साथ डिनर पर बुलाइए। अंबेडकर के कथनों को सुनकर वहाँ मौजूद लोग गुस्से में आ गए, जो पहले ही मर्मांतक पीड़ा से गुजर रहे थे। इस बिंदु पर मद्रास से एक और अस्पृश्य नेता MC राजा ने अंबेडकर को समझाया, हजारों साल दुनिया हमें अस्पृश्य, दबा कुचला, अपमानित और घृणित मानती रही। महात्मा हमारे पीछे अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो अगले हजारों साल तक भी हमारे लोग वहीं पड़े रहेंगे जहां हम अब तक थे। लोग यही कहेंगे कि हमने ही उनकी हत्या की है और तब हमारे खिलाफ भावनाओं का इतना बड़ा सैलाब आएगा कि पूरे हिंदू समुदाय का मस्तिष्क और समूचा सभ्य समाज हमें लात मारकर और नीचे फेंक देगा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खड़ा हो सकता
मैं सम्मेलन में शिरकत करूंगा और समाधान ढूंढूंगा। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूं। तब जाकर अंबेडकर को झुकना पड़ा। अंबेडकर ने कहा, मैं सुलह के लिए तैयार हूं। इस तरह गांधी एक सत्याग्रही के रूप में अंबेडकर को मनाने में सफल हुए। यरबडा जेल में अंबेडकर गांधी से मिलने पहुंचे। गांधी ने प्रस्ताव रखा कि अस्पृश्यों को उससे कहीं ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए जितनी कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था में मिलती, बशर्ते अंबेडकर इस व्यवस्था का आग्रह छोड़ दें। आखिरकार पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर मोहर लगी। इसके तहत कुल लेजिस्लेटिव असेंबली में 148 सीटें अस्पृश्यों के लिए आरक्षित की गईं, जबकि कम्युनल अवार्ड में 71 आरक्षित सीटों का सुझाव दिया गया था, मगर पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत इस पैक्ट से बाहर कर दिया गया। गांधी, जो आपस में झगड़ रहे समूहों और जातियों से खुद को ऊपर मानते थे, इसलिए गांधी ने इस समझौते पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने एक तरफ मालवीय द्वारा आयोजित सम्मेलन के हिंदू नेताओं से सवर्णों के प्रतिनिधियों के रूप में दस्तखत करवाए और दूसरी तरफ दलित नेताओं से हस्ताक्षर करवाए। 26 दिसंबर 1932 को गांधी ने अनशन तोड़ दिया। साल 1932-33 की बहसों के बाद तो गांधी से अंबेडकर की बची कुची उम्मीदें भी जाती रहीं। हालांकि गांधी अंबेडकर की सराहना करते रहे। 1934 में गांधी ने कराची में दिए गए अपने भाषण में कहा, डॉक्टर अंबेडकर का बलिदान अद्वितीय है। वह अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं। वह सरल जीवन जीते हैं। वह चाहें तो कभी भी यूरोप में जाकर बस सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ हरिजनों के कल्याण के लिए फिक्रमंद हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी लिखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जय भीम, जय भारत।